नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री विद मुकेश सर के साथ मेरा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, हम आज अध्ययन करने वाले हैं NCERT के कक्षा 7 की ये बुक, जिसमें आपको सभी को दिखाई दे रहा है बृहत्तर भारत की चर्चा करेंगे अपन। तो दोस्तों, ये मैप है प्राचीन भारत का, और प्राचीन भारत में ये मैप के अंतर्गत अपन लोग जो देख रहे हैं कि इसमें के प्रदेश है, गंधार जनपद की बात है, उपगण स्थान है, और ये त्रिस्तप है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये ब्रह्म देश है, ये श्याम देश है। और बात करें जो जितना ये रेड जो अपने को दिखाया गया है, जितना ये जो रेड जो दिखाया गया है, ये अपना किसी समय में बृहत्तर भारत था। ठीक है, सुमात्रा है, जावा है, ये द्वीप समूह आ गए, ये श्याम देश है। तो दोस्तों, कक्षा 7 के ये बुक का जो NCERT का अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में और क्लास में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एग्ज़ाम की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों, जो भी केंद्र स्तर का जो एग्ज़ाम होगा और जो राज्य स्तर का जो एग्ज़ाम होगा, और जहाँ पर NCERT की बुकों का जो बात करें अपन तो आएगी, तो यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए और शुरू करते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन है ये हर्षकालीन है और बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, जो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े एग्जामों में अपने सामने आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा, जो आज की जो गवर्नमेंट है वो जो विश्व गुरु की बात बहुत ज़्यादा करती है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत को विश्व गुरु का दर्जा किस सम्राट के काल में, यानी किस राजा के काल में मिला था। तो भारत को विश्व गुरु का जो दर्जा है वो सम्राट हर्ष के समय मिला था। तो सम्राट हर्ष ने 6वीं शताब्दी में प्रशासन किया था, तो 6वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु का दर्जा है वो प्राप्त हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि भारत के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो याद रखना, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो गया विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग से इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, तो आपका उत्तर तक्षशिला रहेगा, क्योंकि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो तक्षशिला है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। क्योंकि सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन होने के बाद में ये विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। और दूसरी बात करें तो वर्तमान भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो राजगीर बिहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल के अंतर्गत आता है, तो ये भी ध्यान देना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो राजा तक्ष के समय में इसकी स्थापना हुई थी, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो गुप्त काल में, कुमारगुप्त के काल में इसकी स्थापना हुई थी। और विक्रमशिला की बात करें तो पालवंश के शासक धर्मपाल के काल में इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के, पुराणों में भारत भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुराणों की बात करें तो पुराण कुल कितने पुराण हैं, कुल पुराणों की संख्या 18 है। और बात करें तो भारत का पुराणों में किस नाम से उल्लेख मिलता है, तो भारत का पुराणों में जम्बू द्वीप के नाम से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कौन से प्रमुख चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण किया था। तो भारत में फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, ये सभी की बात करते हैं तो ये चीनी यात्री हैं और ये भारत में इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अग्नि पुराण में वर्णित दीपांतर भारत का संबंध किससे हैं। तो यानी दीपांतर यानी अग्नि पुराण में इसका वर्णन मिलता है, और दीपांतर नाम से वर्णन मिलता है किसका, इंडोनेशिया का। किसका वर्णन मिलता है, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी वस्तुओं का निर्यात प्राचीन काल में सबसे अधिक होता था। तो यानी प्राचीन भारत में कौन कौन सी वस्तुओं का हम लोग निर्यात करते थे। तो मलमल का करते थे, छींट का करते थे, रेशम का, जरी का, वस्त्र, नील, गरम मसाले आदि हम लोग हैं वो निर्यात करते थे। तो मलमल के लिए एक शब्द आता है कि बात करें कि मलमल, तो मलमल कहाँ की प्रसिद्ध थी, ढाका की प्रसिद्ध थी। और ढाका वर्तमान में कहाँ आता है, तो बांग्लादेश में आता है। कहाँ आता है, बांग्लादेश में, ठीक है। और रेशम कीट की बात करें तो शहतूत के पेड़ पर रेशम का कीट पाला जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राजदूत, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत का पहला राजदूत जो चीन गया कौन सा था। तो भारत का पहला राजदूत जो चीन गया था वो बोधिरुचि था, जिसका नाम क्या था, बोधिरुचि था। यानी बोधिरुचि नाम का व्यक्ति है वो सर्वप्रथम चीन गया था, जो चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ 693 में चीन गया था। तो यानी कौन से वंश ने भेजा था, तो ये भी ध्यान रखना, चालुक्य राजाओं ने भेजा था, ठीक है। और 693 ईस्वी में पहला व्यक्ति था जो भारत का, बोधिरुचि, जो चीन गया था। भठार गुरु की मूर्ति, कई कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, भठार गुरु की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो जावा से भठार गुरु की मूर्ति है वो हमें प्राप्त होती है। जावा के किस नाटक में रामायण व महाभारत के संवाद लिए गए हैं। यानी जावा के किस नाटक में रामायण और महाभारत के संवाद लिए गए हैं। तो वयंग में लिए गए हैं। ध्यान देना, वयंग है ये नाटक है, वयंग क्या है, नाटक है, जो कहाँ का है, जावा का है, ठीक है। इसमें संवाद किसके मिलते हैं, रामायण और महाभारत के संवाद है जो अपने को मिलते हैं। बोरोबुदुर और लारो जंगरंग मंदिर कहाँ स्थित है। यानी बोरोबुदुर और लारो जंगरंग मंदिर है ये जावा में है। और शैलेंद्र राजाओं के द्वारा बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। यानी शैलेंद्र वंश के राजाओं के द्वारा बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु का जो मंदिर है ये कंबोज में है। और कंबोडिया को ही कहा जाता है, कंबोज या कंबोडिया को कहा जाता है, तो याद रखना है। आनंद मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आनंद मंदिर है ये वर्मा में है। काफ़ी कंपटीशनों में क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड के कंपटीशन राजस्थान में पूछा गया था। आनंद मंदिर, पैगन मंदिर, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। ये कक्षा 7 की बुकों में भी मिल रहे हैं अपने को, तो यहाँ से अपन लोग आराम से इस मंदिर को के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो आनंद मंदिर है ये बर्मा में है, स्थित है। और ये म्यांमार की बात है तो बर्मा को ही हम लोग म्यांमार कहते हैं। चंपा, कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं। चंपा में 100 संस्कृत अभिलेख मिले हैं। चंपा अंग जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, अंग जनपद की राजधानी थी। याद रखना दोस्तों, अंग किसके हैं, चंपा के अंग हैं, ठीक है ना। तो चंपा किस जनपद की राजधानी थी, अंग जनपद की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हर्षकालीन व उसके बाद का जो भारत था वो कैसा भारत था। चलिए बात करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद प्रभाकर वर्धन ने नए राजवंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश के बाद में अगर प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। या हम बात करें हर्षवर्धन का जो पिता था प्रभाकर वर्धन, उसने जो वर्धन वंश की स्थापना है वो कहाँ पर की थी, थानेश्वर में की थी। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पहली राजधानी किससे बनाया था। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी कनौज थी, ठीक है। हर्षवर्धन ने किस धर्म को अपनाया। ध्यान देना, महान हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन से धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के काल में एक बौद्ध धर्म का एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसका अध्यक्षता है वो ह्वेनसांग ने की थी। किसने की थी, ह्वेनसांग ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। हर्षवर्धन मोक्ष सभा का आयोजन कहाँ पर करता था। तो हर्षवर्धन है वो मोक्ष सभा का आयोजन है वो प्रयाग में करता था, यानी इलाहाबाद में करता था। प्रयाग कहाँ है, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश यूपी में है। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में ये आयोजित होती थी। हर्ष के सिक्कों पर हर्ष के लिए किस उपमा का प्रयोग किया गया है। तो हर्ष के सिक्कों पर महाराजा धीरराज की उपाधि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षवर्धन ने अपने राज्य में कौन से विद्वानों को आश्रय दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, हरिदत्त और जयदेव नामक विद्वान हैं वो रहते थे।
हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो रत्नावली, प्रियदर्शनी दर्शिका और नागानंद। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्ष के काल का ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हर्षवर्धन के काल में कितने प्रकार के करों का प्रावधान था? तो हर्षवर्धन के काल में 3 प्रकार के करों का प्रावधान था। 3 प्रकार के कर लगते थे हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, कितने प्रकार के कर लगते थे? 3 प्रकार के कर लगते थे। एक भाग था, भाग एक भाग कर था, एक प्रकार की भूमि कर था, यानी भाग कर था ये भूमि पर लगने वाला कर था, एक हिरण्य था, हिरण्य एक प्रकार का नगद कर था, और एक बलि था, और बलि क्या था? अतिरिक्त कर था। तो आपको याद रखने हैं भाग, हिरण्य और बलि, ये 3 प्रकार के कर हैं। क्या चीज़ है? भाग, हिरण्य और बलि क्या है? तो ये कर है। क्या है? ये कर है। और किसके काल में लगते थे? ये हर्षवर्धन के काल में लगते थे। 3 प्रकार के करों की बात की गई है। चलिए, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 से अधिक गांव दान में दिए थे? तो हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 से अधिक गांव है वो दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? यानी नालंदा विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 8 महाविद्यालय काम करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दक्षिणी भारत के राज्यों का सबसे बड़ा राजवंश था। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट शक्ति है वो पनपी थी। कौन सी शक्ति पनपी थी? राष्ट्रकूट शक्ति है वो पनपी थी। राष्ट्रकूट राजवंश का प्रतापी शासक कौन कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश में कृष्ण तृतीय हुए थे, ध्रुव हुए थे, गोविंद हुए, अमोघ वर्ष थे। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ठीक है, किस चालुक्य राजा ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। महान सम्राट हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक था तो वो था पुलकेशन द्वितीय। यानी पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है ना, ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। तो पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है वो पुलकेशन द्वितीय वो किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। और इस पुलकेशन द्वितीय ने महान सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। पल्लवों की अधीनता से चोल प्रशासक को मुक्ति किसने किया? दोबारा से क्वेश्चन सुनो कि पल्लवों की अधीनता से चोल प्रशासन को मुक्त किसने किया? तो विजयालय ने करवाया था। किसने करवाया था? विजयालय ने। यानी पल्लव वंश के शासकों के अधीन आता था चोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगे कोड की उपाधि धारण की थी? कई बार क्वेश्चन है ये आया हुआ कंपटीशन में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा चोल शासक था जिसने गंगे कोड की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम था, ये चोल वंश का राजा था जिसने गंगे कोड भी कहा जाता है ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, गंगा को जीतने के बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो उत्तर भारत में प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। गहडवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहडवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गहडवाल वंश के पतन किसके काल में हुआ था? तो गहडवाल वंश का पतन है वो जयचंद के काल में हुआ था। ये मोहम्मद गोरी से ये परास्त हुआ था 1194 ईस्वी में। कब पराजित हुआ था? ये 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से ये पराजित हो गया था कनौज के युद्ध में। उसके बाद में गहडवाल वंश का क्या हो गया था? पतन हो गया था, और मोहम्मद गोरी ने ये क्षेत्र है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कर दिया था। ठीक है, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक है वो विग्रह राज बना था। चौहान वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहा था। ठीक है, उसके बाद में गुहिल वंश का प्रथम प्रतापी शासक है वो बप्पा रावल था। ठीक है, सिसोदिया वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक है वो कौन था? महाराणा प्रताप था। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल शासक महाराणा प्रताप को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मोहम्मद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। मोहम्मद गजनवी ने किसके काल में सोमनाथ मंदिर, पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में सोलंकी वंश का शासन था उस समय। कौन सी वंश का शासन था? सोलंकी वंश का शासन था। और ये सोमनाथ मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, इसको मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का ये 16वां आक्रमण था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाण भट्ट की रचना कौन सी है? तो हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की रचना और बाण भट्ट की रचनाओं में ये कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन की नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर 3 वो याद रखनी है और 2 ये याद रखनी है। या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो हर्ष की रचना है, या निम्न में से कौन सी रचना है जो बाण भट्ट की रचना है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन करके अपने को क्वेश्चन
पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट अध्याय की बात करते हैं। तो राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत की बात होगी। तो राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत में हम बात करें तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत है, इसका कार्यकाल है। तो देखो, सल्तनत काल शुरू हुआ था सन 1206 से लेकर और 1526 तक के काल को, यानी 320 वर्षों के काल को है वो क्या कहा जाता है? सल्तनत काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो बात करें किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो मोहम्मद गजनवी, अभी हम बात करके आए थे, सोलंकी वंश के राजा के काल में ये हुई थी और ये गुजरात के अंतर्गत आता है। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तो याद रखना है, त्राइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। तो याद रखना है, ये त्राइन का द्वितीय युद्ध है, ये 1192 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पराजित पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए थे और कहा जाता है कि सिरसा नामक जो स्थान है वहाँ से और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गिरफ्तार करके और मोहम्मद गौरी ने गजनी अपने साथ ले गया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना अभी मैंने आपको बताया सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। और याद रखना है, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। और बात करें पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत का युद्ध बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और इब्राहिम लोदी इतिहास में, यानी सल्तनत कालीन इतिहास में एकमात्र ऐसे सुल्तान हैं जो युद्ध भूमि में या रणभूमि में युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो पानीपत के मैदान की बात करें तो पानीपत का मैदान हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नैनचंद्र सूरी और जोधराज किसके दरबारी कवि थे? तो नैनचंद्र सूरी और जोधराज है वो हमीर के दरबारी कवि थे। ठीक है, नैनचंद्र सूरी की प्रमुख रचना कौन सी है? तो हमीर महाकाव्य नैनचंद्र की है। जोधराज की रचना हमीर रासु है। याद रखना, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र की है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र की है, जोधराज की हमीर रासु है। ठीक है, चलो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सन 1296 में बना था। कब बना था? 1296 में बना था। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान या अधिकार कब हुआ था? तो अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार 1301 में हुआ था और राजस्थान में ये प्रथम शाखा भी यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय हासिल प्राप्त की थी? ये भी ध्यान देना कि हमीर देव चौहान था, उसने अपने जीवन के 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की थी। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो रावल रतन सिंह हैं वो मेवाड़ की गद्दी में 1302 में बैठा था। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? तो गोरा बादल है वो रतन सिंह के सेनापति थे और पद्मिनी के चाचा गोरा थे और भतीजा कौन था? बादल था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर की बात करें तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में सन 1303 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1303 में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया था? तो सरदार हमीर ने चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना सन 1326 में की थी। ठीक है, विरमदेव किसका पुत्र था? तो विरमदेव कानड़ देव का पुत्र था। किसका पुत्र था? कानड़ देव का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये बहुत क्वेश्चन आपके सामने ऐसे हूबहू देखने को मिलेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जाते सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया? यानी गुजरात के सोमदेव के मंदिर को लूट रही थी, उस टाइम भी सोमदेव का मंदिर था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के काल की बात है, याद रखना है। यानी गुजरात के सोमदेव मंदिर को, अब ये भी ध्यान रखना कि मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के मंदिर को लूटा और बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ये बात किस काल की चल रही है? तो कानड़ देव की सेना ने लूटा था ऐसी कंडीशन में। यानी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती हुई सुल्तान की सेना को किसने हमला किया? तो ये जालोर के कानड़ देव चौहान की सेना ने हमला किया था, लूटे हुए धन को लूट लिया था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो ये याद रखना, ये सुल्तान भी याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सन 1298-99 की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की तथा स्वयं नारी अस्मिता की रक्षा
रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए तो राव शेखा था। कौन था? राव शेखा। चलिए, राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? तो शेखावाटी के नाम से चर्चित है। यानी शेखावाटी में सीकर, चोरू, झुंझुनू और नागौर का लाडनू जिला आता है। तो अभी जिला परिवर्तन हुए हैं कुछ राजस्थान में, तो उसमें भी कुछ चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो जिस प्रकार से जिलों का सीमांकन किया जाएगा उसके बाद में उसकी क्लासें अलग से बना दी जाएगी। ठीक है, महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो महाराणा कुंभा से के काल की जो अपने को शासन की जो जानकारी है वो रसिक प्रिया से मिलती है, एकलिंग महात्म्य से मिलती है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल माना जाता है? तो महाराणा कुंभा का काल है वो भारतीय कला का स्वर्णिम काल माना जाता है। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण करवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा 32 यानी 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। कुंभा द्वारा निर्मित कौन से दुर्ग में अजय दुर्ग कहलाता है? तो कुंभा द्वारा निर्मित यानी कुंभा का कौन सा दुर्ग है जिसका अजय दुर्ग कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो अभी बात करें तो वर्तमान तक ये कुंभलगढ़ दुर्ग है ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है। और अभी जो नेक्स्ट जो जिलों का 19 जिले राजस्थान में नवीन बने हैं तो उसके आधार से दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित रहता है? तो चीन की दीवार के बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग है वो अपनी प्राचीर यानी अपनी दीवार के लिए प्रसिद्ध रहता है। ये भारत की चीन की दीवार भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, 36 किलोमीटर एरिया ये तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के राजवंश मुगल। नेक्स्ट पार्ट है कक्षा 7 का। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी गई? तो दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में रखी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की बात है। ठीक है, चलिए हरियाणा के किस शासक ने अफगान शेरशाह सूर से दिल्ली का शासन छीनकर स्वयं विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अपने नाम के सिक्के चलाए? तो ये हेमू विक्रमादित्य था। कौन था? ये हेमू विक्रमादित्य था। ध्यान देना, हेमू। ठीक है, हेमू है ये रेवाड़ी का शासक था, बढ़िया था। ठीक है, विक्रमादित्य को किसने हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? तो विक्रमादित्य को 1556 में अकबर की सेना ने हराया था। बैराम खां के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पानीपत के द्वितीय युद्ध। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो बादशाह अकबर और किसके बीच हुआ था? हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। और इस युद्ध में और बैराम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था क्योंकि अकबर तो छोटा बच्चा था उस समय। ठीक है, चलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म है ये 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 में हुआ था। ठीक है, चलिए महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? तो जयवंताबाई सोनगरा थी। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ? तो राज तिलक है ये गोगुंदा में हुआ था 32 वर्ष की आयु में। कब हुआ था? 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने किसी महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया? तो आमेर का शासक मानसिंह कछवाए को हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति बनाकर अकबर ने भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े कंपटीशनों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ है वो रावत किशन दास ने, भीम सिंह ने, डोडिया ने, रामदास मेड़तिया, राम साय तंवर और झाला विद्या, मान सिंह और सोनगरा आदि ने इनका साथ दिया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे और याद भी रखना है। ठीक है, प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? तो ध्यान रखना है प्रताप के चंदावल दस्ते में, ये ध्यान रखना है, ये इसके साथ ही थे तो ये नाम भी याद रखने हैं। पुरोहित गोपीनाथ और जयमल मेहता, चारण जैसा और भीम भामाशाह, ये सभी के चंदावल दस्ते में शामिल थे महाराणा प्रताप के। प्रताप के हरावल दस्ते में कौन शामिल थे? हरावल दस्ते में ये हकीम खां सूर था। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप का। ठीक है, किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना को प्रथम बेड़े प्रहार में स्वीकार किया? यानी किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना के प्रथम बेड़े प्रहार को स्वीकार किया? तो बदायूनी ने, यानी सीधा पहली बार बदायूनी के बेड़े को स्वीकार हुआ था। तो यानी सीधी लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये भी देना कि अकबर का कौन सा व्यक्ति था जो लेखक है जो
हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है, तो बदायूंनी हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है। ठीक है, जो इसने लिखा है तो वो आंखों देखा वर्णन लिखा है। ठीक है, प्रताप ने किस मुगल सेनापति के तलवार के एक ही वार में बख्तर व घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे? तो ये ध्यान देना है कि ये कई बार ये फोटो भी दर्शाई जाती है महाराणा प्रताप की, और ये बख्तरबंद घोड़े सहित 2 टुकड़े होते हुए दिखाया गया है। तो बहलोल लोधी का है ये, सॉरी बहलोल खां है। कौन है ये? बहलोल खां। ठीक है, उसके बाद में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने अपने प्राणों को त्यागे? तो झाला मन्ना ने। किसने? झाला मन्ना ने। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व है वो सुल्तान खान ने किया था। किसने किया था? सुल्तान खान ने। ठीक है, उसके बाद में प्रताप में अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? तो महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम काल में चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई थी, 57 वर्ष की आयु में। तो ये भी ध्यान देना, इसका जन्म विक्रमी संवत 1597 में हुआ था और मृत्यु है वो ईस्वी सन 1597 में हुई थी। तो एकमात्र शासक है भारत का जिसका 1597 में जन्म और 1597 में मृत्यु, फिर भी 57 वर्ष की आयु है उसने प्राप्त की थी। ठीक है, महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ पर है? तो बारडोली में है। कहाँ पर है? बारडोली में। फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन, राजस्थान में। प्रताप ने किस वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई थी? तो वृक्ष आयुर्विज्ञान की रचना है वो महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ के द्वारा करवाई थी। तो विश्व वल्लभ किसके दरबार में रहता था? तो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि था। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया? तो व्यवहार आदर्श। कौन सा? व्यवहार आदर्श, ये ग्रंथ लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में रहते थे? तो चक्रपाणी, विश्व वल्लभ चक्रपाणी, ये सभी महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे। ठीक है, उसके बाद चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? तो चावंड चित्र शैली का जो जन्म है ये महाराणा प्रताप के काल में हुआ था और ये इसका जो स्वर्णिम काल है वो अमर सिंह के काल को माना जाता है। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार 6 राग 36 रागनियों के चित्र बनाए थे? तो ध्यान देना, 6 राग 36 रागनियाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये महाराणा प्रताप के समकालीन चित्रकार हैं, याद रखना है। तो नासिरुद्दीन है। कौन है? नासिरुद्दीन। उसके अमर सिंह किसका पुत्र था? तो अमर सिंह किसका पुत्र था? तो जोधपुर नरेश गज सिंह का पुत्र अमर सिंह था। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया? तो नागौर परगना दिया था। ठीक है, उसके बाद में शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? सलावत खां। ये मेवाड़ की बात ने ओके, मारवाड़ की चर्चा स्टार्ट हो गई है, थोड़ा ध्यान देना है। वहाँ पर महाराणा प्रताप के बेटे का नाम भी अमर सिंह होता है। ठीक है, ये वो अमर सिंह सिसोदिया है। ठीक है, ये अमर सिंह राठौड़ है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में बात करें दुर्गादास राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो अजीत सिंह की रक्षा की थी। और मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया? तो दुर्गादास राठौड़ ने ये संधि करवाई थी। ठीक है, उसके बाद किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से किसने भागकर विवाह किया था? तो मेवाड़ नरेश राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये किशनगढ़ की राजकुमारी है, ये भी ध्यान देना कि चारुमती का संबंध है वो किशनगढ़ से है। ठीक है, ये औरंगजेब के काल की बातें हैं, ये स्टार्ट हो गई। औरंगजेब और इसके बीच जो खटास का कारण बना था ये चारुमती बनी थी। ठीक है, दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो दुर्गादास ने अपने जीवन के अंतिम दिन उज्जैन में बिताए थे और यहीं पर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी? आ गया ना क्वेश्चन, शिप्रा नदी के किनारे। यार उज्जैन कौन सी उज्जैन सिटी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। डीग किसने बसाया? तो महाराजा बदन सिंह ने। ये जाट राजाओं की चर्चा स्टार्ट हो गई है तो ध्यान देना है। बात करें डीग किसने बसाया? तो महाराजा बदन सिंह ने बसाया था। भरतपुर शहर किसने बसाया था? सूरजमल ने बसाया था। अब ध्यान देना, डीग की स्थापना है वो बदन सिंह ने की थी, तो भरतपुर शहर है ये सूरजमल ने बसाया था। ठीक है, उसके बाद किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे के कीमती जवाहरात व सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया? तो गोकुल राजराम, ये ध्यान देना है। लाल किले के किवाड़ तो उखाड़ के कौन लाया था? सूरजमल उखाड़ के लाया था, ये चीज़ भी ध्यान देना है। और अकबर के मकबरे में कीमती जवाहरात और सोने चांदी के पत्थरों को कौन उखाड़ के ले आया था? गोकुल जाट ले आया था, गोकुल राजराम था वो उखाड़ के लाया था। ठीक है, उसके बाद सेना का अग्रिम भाग कहलाता है तो हरावल दस्ता कहलाता है और सेना का पिछला भाग है वो चंदावल दस्ता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति के पार्ट की बात करते हैं। तो कला संस्कृति का शुरू हो गया है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो बच्चे अभी तक नए मेरे इस YouTube चैनल पे आए हैं तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर वास्तव में कंटेंट अच्छा है, मेरी शैली किस प्रकार की है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं ज़रूर आपके लिए अच्छी कोशिश करूँगा, आगे से अच्छी क्लासें बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ वो मैं वास्तविक आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपटीशन में आप जाओगे तो उस कंपटीशन में ये क्वेश्चन हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत क्षेत्र का प्रधान केंद्र था। तो मध्यकालीन चित्रकला शैली के पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत की बात कर रहा है, भारत के मैप को याद करो थोड़ा सा, पश्चिमी भारत की बात कर रहा है तो ये गुजरात और राजस्थान की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन चित्रकला शैली के उत्तर पूर्व भारत क्षेत्र प्रधान रहता है तो बिहार और बंगाल रहता है। उत्तर पूर्व भारत की बात है तो चित्रशिला में बिहार और बंगाल रहता है। पश्चिम में आता है राजस्थान गुजरात और उत्तर पूर्व में आता है तो बिहार बंगाल आता है। ठीक है, जैन व बौद्ध कथाओं पर आधारित चित्रशैली कहाँ पाई क्या कहलाई, तो पाल शैली कहलाई। ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाल शैली में विशेषता है तो पाल शैली की विशेषता है जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित शैली है ये। ठीक है, जो पाल शैली है वो जैन और बौद्ध कथाओं पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद में ताड़पत्र तथा कागज पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, तो ताड़पत्र और कागज पर जो बनाए गए चित्र हैं ये पोथी कला कहलाते हैं, पोथी चित्र कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो राजस्थान चित्रशैली की उत्पत्ति ये पश्चिमी भारतीय शैली से मानी जाती है। कुतुब मीनार किस मस्जिद के समीप बना हुआ है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के समीप बना है। अब ध्यान देना, यहाँ से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये भारत की पहली मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये दिल्ली में है। कहाँ स्थित है ये, दिल्ली में। कुतुब मीनार का कार्य निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके खिलजी के लिए ये कुतुब मीनार उसकी याददाश्त के लिए बनाई गई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 में हो जाती है पोलो खेलते हुए लाहौर के मैदान में। तो इसी कारण इसको पूर्ण है वो इल्तुतमिश करवाता है। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये कुतुब मीनार के पास ही है। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये भारत की पहली मस्जिद है। कौन सी है, भारत की प्रथम मस्जिद है। उससे पहले भारत में कोई भी मस्जिद नहीं बनी हुई थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाई थी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में अगर बात करें अपन कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो वो जामा मस्जिद है। और जामा मस्जिद भी कहाँ पर है, दिल्ली में बनी हुई है, लाल किले के जस्ट सामने ही जामा मस्जिद है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करें किस किले को भारत में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है, तो राज्य सत्ता का द्योतक है वो लाल किले को माना जाता है। ठीक है, लाल किला दिल्ली में है और लाल किले का निर्माण है वो किसने करवाया था, लाल किले का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर अथवा प्रकोटा बना हो उसे कहा जाता है, तो ये उसे दुर्ग कहा जाता है। उसे दुर्ग की श्रेणी में अपन लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान के दुर्ग आ गए हैं, महत्वपूर्ण दुर्ग आ गए हैं राजस्थान के। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ठीक है, सोनारगढ़ किला जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, जालौर स्वर्णगिरी जालौर में है। और स्वर्णगिरी और स्वर्ण दुर्ग अंतर है भी ध्यान रखना है। स्वर्ण दुर्ग जैसलमेर को कहा जाता है, स्वर्णगिरी जालौर दुर्ग को कहा जाता है। जूनागढ़ बीकानेर में है। ठीक है, और तारागढ़ बूंदी में है, तारागढ़ अजमेर में भी है, ध्यान रखना है। आमेर दुर्ग जयपुर में है। ठीक है, तो अभी इन दुर्गों में कुछ चेंजिंग आ सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आ नहीं सकती, क्योंकि राजस्थान के जो 19 ज़िले बने हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, इतिहास भी चेंज होगा, भूगोल भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये धीरे थोड़ा चेंज होगा, तो इसमें अपन लोग दोबारा से ये चीज़ें अपन लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बादल महल व अनिरुद्ध महल किस दुर्ग में बने हुए हैं, तो बादल महल और अनिरुद्ध महल है ये तारागढ़ बूंदी में बना हुआ है। मुस्लिम पीर मलिक शाह की मस्जिद किस दुर्ग में है, तो जालोर दुर्ग में है। कौन सी दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो महाराणा कुंभा के द्वारा सन 1440 से लेकर और 1448 तक करवाया गया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 47 फीट वर्गाकार आकृति में 10
फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है ये। विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो 9 मंजिल हैं। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? शिल्पकार कौन कौन थे? तो जयता और उनके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा, भूमि, चुथी, बलराज, ये इन लोगों ने मिलकर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था या किया था। चलिए, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन कौन सी है? तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो राजस्थान की मेवाड़ चित्रशैली है। मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? तो उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड क्षेत्र आता है। ठीक है, ये क्षेत्र मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मारवाड़ शैली जोधपुर, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर। ठीक है, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। हड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी क्षेत्र है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हड़ौती क्षेत्र शैली के अंतर्गत आते हैं। ढूंढाड़ शैली की बात करें तो जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। किशनगढ़ शैली में अजमेर और किशनगढ़ आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। राजस्थानी चित्रशैली के आरंभिक ग्रंथ कौन से हैं? तो चोर पचासी का और चावंड राजमाला है। ये राजस्थानी चित्रशैली के आरंभिक यानी प्रारंभिक चित्र है, ग्रंथ है, ये चित्रित ग्रंथ है ये। ठीक है, उसके बाद में राजपूताना राज्य में पल्लवित चित्रशैली राजस्थान चित्रशैली के रूप में मान्यता किसने दी? तो राय कृष्ण दास ने दी थी। किस युग को राजस्थान चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी सदी का काल है, वो स्वर्णिम काल कहलाता है चित्रशैली का। मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। यहाँ से मंदिरों का क्वेश्चन उठाया जा सकता है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, सास बहू मंदिर नागदा में, अंबिका मंदिर जगत में है, और श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद में, श्री एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, ऋषभ देव मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस यहाँ से मंदिरों के सीधे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। मारवाड़ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो अब मारवाड़ के मंदिरों की बात करें, देलवाड़ा का जैन मंदिर, ये ध्यान देना, देलवाड़ा में कौन से धर्म का मंदिर है? जैन मंदिर है। ये माउंट आबू में है, कौन सा है? माउंट आबू सिरे में। रणकपुर में भी कौन से मंदिर है? जैन मंदिर है, ये पाली में है। किराड़ू बाड़मेर में है। ओसिया मंदिर की बात करें तो जोधपुर में है, और जैसलमेर के जैन मंदिर जैसलमेर में है। ध्यान रखना, किराड़ू में भी ये मंदिर बाड़मेर है। किराड़ू कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। कई बार कंपटीशनों में ये पूछ लिया गया है। देलवाड़ा का मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। रणकपुर के मंदिर है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से? तो शेखावाटी में आबा नेरी मंदिर दौसा में है। ठीक है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। ठीक है, अभी ये चर्चा में रहा है हाल ही के दिनों में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, याद रखना। भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो भंड देवरा बारा में है। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बूंदी में है। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है, और वसुंधरा राजे सिंधिया झालरा पाटन से चुनाव लड़कर आती है। ठीक है, जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन सी है? तो सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली। हवेलियां कई बार पूछी गई है कंपटीशन में, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। मूसी महाराणा की छतरी कहाँ है? अलवर में है। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर? करौली में। गोपाल सिंह की छतरी इंपॉर्टेंट है, करौली उत्तर बनेगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। सेठों की छतरी रामगढ़ में है। ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में है। गेटौर जयपुर की बात करें। जसवंत सिंह का थड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आयड की छतरियाँ उदयपुर में, आयड। और बड़ाबा की छतरियाँ जैसलमेर में हैं। शेखावाटी की छतरियाँ किन शासकों की छतरियाँ शामिल है? तो शेखावाटी में जिन छतरियाँ हैं, लक्ष्मण सिंह की छतरी है, कल्याण सिंह की छतरी है, देवी सिंह की छतरी है, माधव सिंह की छतरी है, हरदयाल सिंह की छतरी है। शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? तो राम गोपाल पोदार की छतरी है। ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है। ठीक है, उसके बाद में बात करें किस स्थान पर महाराजाओं का स्मारक देवलों के नाम से विख्यात है? तो मंडोर। ठीक है, मंडोर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। बहुत ही टॉप की क्या क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और ये क्वेश्चन अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री में ये क्वेश्चन। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज से हुई है। किससे हुई है? भज से।
किससे उत्पत्ति हुई है? भज से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? तो काव्य के माध्यम से कहते थे। काव्य के माध्यम से कहा जाता था, काव्य के माध्यम से ये अपनी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है तो घूमने वाले साधुओं को दिया जाता है। यानी दक्षिण भारत में घूमने वाले जो साधु थे, घुमकड़ी साधु थे, वो भक्ति धारा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। और भक्ति धारा की बात करें तो ये दक्षिणी भारत में ही पनपी थी। शंकराचार्य के काल में यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। भक्ति धारा दक्षिणी भारत से शुरू होती है। ठीक है। प्रमुख नयनार संत कौन से थे? तो अपार है, सुधरार है, सबंदर है, मणिक व सागर है। ठीक है। प्रमुख अलवार संत है, पेरी असलवार है, अंडाल है। ध्यान देना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। एकमात्र महिला अंडाल का संबंध है तो अलवार संतों से हैं। कौन से हैं? अलवार संतों से। नामा अलवार है, तोंडर डिपोंडी है, अलवार है। ठीक है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये अलवार संतों के अंतर्गत आती है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम कबीर, धन्ना, हरिदास, पिपा, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो तलवंडी में 1469 में हुआ था। कब हुआ था? तलवंडी में 1469 में इन गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। और ये जो ननकाना साहब तलवंडी है ये पाकिस्तान के अंतर्गत चली गई है। ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जब सन 1526 में और जो बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध चल रहा था, पानीपत का प्रथम युद्ध चल रहा था, उस युद्ध को देखने वाला कोई अगर कोई संत है तो वो कौन सा है? गुरु नानक साहब है। कौन है? गुरु नानक साहब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तलवंडी वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये आ गया क्वेश्चन वापिस। पाकिस्तान के ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। ये क्वेश्चन की चर्चा अपन लोगों ने पहले वाली क्वेश्चन में कर ली थी। चलिए, गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया? तो ये चर्चा में रहा था, अभी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। करतारपुर कॉरिडोर को अभी खोला गया था पीछे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु नानक साहब का जो डेरा है या ये गुरुद्वारा है, करतार साहिब गुरुद्वारा है, ये अभी हाल ही दिनों में खोला गया। ये नदी पूछी जा सकती है यहाँ से। तो कौन सी नदी के किनारे है करतारपुर साहिब? है तो रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्मशाला कहा जाता है। यानी गुरु नानक के काल में अभी गुरुद्वारा कहा जाता है, वर्तमान में क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। लेकिन उस काल में क्या कहा जाता था? धर्मशाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशाल। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? तो गुरुद्वारा। यानी गुरुद्वारा, गुरु के द्वारा दिए गए जो वचन है या गुरु के द्वारा कही गई जो बातें हैं उनको हम लोग बैठकर सुनते हैं या बातें करते हैं, उसे गुरुद्वारा हम कह सकते हैं। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया? तो ध्यान देना, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करने वाला जो संत है वो चैतन्य महाप्रभु है। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद में महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन के हुए हैं? तो नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु, रामदास और एकनाथ। यानी शिवाजी के गुरु थे रामदास। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और ये भी नामदेव, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु को महाराष्ट्र की तिकड़ी कहा जाता है। ठीक है। त्रिकोणीय समीकरण बनाते हैं। ये बहुत बड़े संत हुए हैं। पंढरपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा? तो विठल। ठीक है। किसके कारण रहा? विठल देव के कारण ये पंढरपुर नामक स्थान रहा था। विठल है, ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है। विठल पंढरपुर ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। मध्वाचार्य का बेटा था विठल। ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि मध्वाचार्य है जो संत हुए हैं उनके बेटे थे विठल। ठीक है। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? तो दासबोध है। कौन सी है? दासबोध। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास। ये क्वेश्चन आ गया फिर आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चोखा मेला और उनके परिवार ने किन से दीक्षा प्राप्त की थी? तो चोखा मेला और उनके परिवार ने संत नामदेव से शिक्षा प्राप्त की थी। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? तो भारत का वंचित वर्ग का यानी दुर्बल और वंचित जो शोषित वर्ग है उसका पहला कवि है वो संत चोखा मेला को माना जाता है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नरैना गांव में हुई थी और वर्तमान में ये जयपुर में आता है। तो अभी गुनी जिले फिर बने राजस्थान में, फिर वही बात आएगी कि उत्तरी में आएगा या दक्षिणी में आएगा, अभी चर्चा का विषय रहेगा। ये भी आगे वाले जब गुनी जिलों का सीमांकन होगा तब हम बात करेंगे। मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मीराबाई मेड़ता के शासक
दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा और किससे मिली, तो अपने दादा दादी से मिली थी। मीरा का विवाह किससे हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है, मेवाड़ का जो भोजराज है उसके साथ हुआ था। किनके देहांत के बाद मीरा पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन होने गई, तो अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद और के मीरा है वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। और भोजराज है ये मेवाड़ के राजा राणा सांगा का पुत्र था और पिता रतन सिंह इसके पिताजी हैं जो दूधा जी के पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हो गई, तो रणछोड़ मंदिर द्वारका की बात कर रहे हैं, तो द्वारका स्थान है ये गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पर है, रणछोड़ मंदिर गुजरात द्वारका में है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मीराबाई को। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, ठीक है, सिजिस्तान पर्शिया क्षेत्र से आए थे ये, ठीक है, इस क्षेत्र के रहने वाले थे। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे और इन्होंने अपने खानका है वो अजमेर में स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गरीब नवाज ख्वाजा साहब के नाम से इनको जाना जाता है। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानता है, तो चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का जो माध्यम मानता है, जो संगीत को मानता है। किसको मानता है, संगीत को, ठीक है। उसके बाद में लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो लोक संस्कृति में बात करें तो केला देवी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है, तो करौली के 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर केला देवी है जो लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, ठीक है। केला देव शक्तिपीठ के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। किसका दरबार लांगुरिया नृत्य व गीत के कारण चर्चित है, तो केला देवी का। केला देवी किस राजवंश की कुल देवी है, तो केला देवी है वो करौली के यदुवंशी राजवरियार की कुल देवी मानी जाती है। जमुआई माता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो जयपुर के जमुआ रामगढ़ में। कछवाए राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो जमुआई माता, जामवती माता। करणी माता के मंदिर में चूहों को क्या कहा जाता है, तो काबा कहा जाता है। ये कई कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इजी क्वेश्चनों में से आता है ये, ठीक है। उसके बाद में चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध करणी माता को कहा जाता है। चूहों वाली देवी कौन के नाम से प्रसिद्ध कौन है, करणी माता। करणी माता ने किस नगर की नींव रखी थी, तो करणी माता ने देशनोक नगर की नींव है वो रखी थी। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो रिवासा सीकर में दातारामगढ़ तहसील में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देवी का मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया, तो ऐसा माना जाता है तो जीर्ण माता का मंदिर है वो पांडवों के द्वारा निर्मित है। तरताई या तुरताई माता के नाम से उपनाम से जानी जाती है, तो त्रिपुरा सुंदरी जानी जाती है। कौन जानी जाती है, त्रिपुरा सुंदरी है, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी की शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी की। किस देवी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है, त्रिपुरा सुंदरी माता की। और माँ त्रिपुरा की उपासना किस पर की जाती है, तो श्री चक्र पर की जाती है। किस पर की जाती है, श्री चक्र पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं, तो अवनद्ध वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ये अवनद्ध है। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है वो घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और तरस से बजने वाले यानी तार हाथ से बजने वाले या तर से बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनको क्या कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। फूंक मारकर बजाए जाने वालों को सुशील वाद्य यंत्र कहा जाता है। अवनद्ध वाद्य यंत्रों में कौन कौन से शामिल है, तो ध्यान रखना है, चंग है, भपंग है, मादल है, नगाड़ा है, ढोल है, डमरू है, ये सभी अवनद्ध है। घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो मंजीरा है, खड़ताड़ है, ताशा है। तत्व वाद्य यंत्रों की बात करें तो यानी जिसमें तार लगे होते हैं जिसके कारण इसको तर कहा जाता है, तार लगे होते हैं, जैसे इक तारा, सारंगी, रावण हत्ता, तंदूरा, जंतर, ये सभी वाद्य यंत्र तत्व के अंतर्गत आते हैं। सुशील वाद्य यंत्रों की बात करें तो जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे अड़गोजा है, सहनाई है, पुंगी है, तुरही है, बांसुरी है आदि। अलवर के मेव किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए निपुण है, तो भपंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी कंपटीशन में। भपंग। किस जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं, तो कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के गुज्जर भोपों के नाम से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो गुज्जर भोपों का जो वाद्य यंत्र है वो जंतर है, ठीक है। कालबेलिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है तो पुंगी है। युद्ध में रणभेरी के रूप में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो रणभेरी नगाड़ा बजाया जाता है। भीलों व ग्रासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है तो मादल, ठीक है। होली के अवसर पर बजाए जाने वाले एक प्रसिद्ध अवनद्ध वाद्य यंत्र को कहा जाता है चंग या डंफ भी हम बजाते हैं, डंफ,
डफ, ठीक है। उसके बाद में बाड़मेर में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य गैर है। शेखावाटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ नृत्य है, ठीक है। दमाड़ में होली के गीत पर किया जाने वाला लोक नृत्य तो चंग नृत्य किया जाता है। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है तो जालोर का ढोल प्रसिद्ध है। उसके बाद में बात करें जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है तो अग्नि नृत्य है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय का जसनाथ जी के जो भक्त हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। उसके बाद में अलवर भरतपुर क्षेत्र में बड़े नगाड़ों के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है तो बमरसिया है। 13 ताड़ी नृत्य है, ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, तलवार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, थाली की कोर पर नृत्य, ये सभी किस नृत्य की पहचान है तो भवाई नृत्य की पहचान है। और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है उदयपुर का प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का ये प्रमुख नृत्य है गौरी, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में बात करें कि राजस्थान की संपेरा जाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो कालबेलिया लोक नृत्य है। कालबेलिया लोक नृत्य है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो कालबेलिया नृत्य को विश्व की यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो बच्चे अभी तक मेरे साथ इस कंटेंट को पढ़ रहे थे उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और जब अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके बाद में दोस्तों मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास कक्षा 7 की, और ये हमारा राजस्थान की क्लास रहेगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी होंगे ज्योग्राफिकल पार्ट के वो अभी लेके आऊँगा। और दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए मेहनत की है और सभी कंपटीशनों में, चाहे वो राजस्थान के कंपटीशन हो या केंद्र के कंपटीशन हो, यानी राज्य के कंपटीशन हो और केंद्र के कंपटीशन हो, उनमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो यहाँ से NCERT की बुकों से लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं और आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।